अच्छा जी, यूनिट 3 के अगले हेड हाउस होल्ड्स पे आ जाते हैं। हाउस होल्ड्स हमारे कौन से इकोनॉमिक एजेंट है? कंज्यूमर्स होता है, फाइनल कंज्यूमर्स। ठीक है, हाउस होल्ड्स बोलो, इंडिविजुअल्स बोलो या फाइनल कंज्यूमर्स बोलो। फाइनल कंज्यूमर से मुराद ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। देखो प्रोडक्ट्स हमने देखी हैं कि कंजम्पशन के एंड से देखा जाए ना तो दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स गुड्स और एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जबकि प्रोड्यूसर गुड्स ये हो सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके दे रहा है लेकिन वो फिर दूसरे बिजनेस के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो बिजनेस जो है उस गुड्स को इस्तेमाल करके कोई तीसरा गुड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? जैसे कि अगर एक बिजनेस है जो टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और टूल्स एंड इक्विपमेंट वो बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है, और जो दूसरा बिजनेस है वो टूल्स एंड इक्विपमेंट खरीद के उन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बदले उन टूल्स एंड इक्विपमेंट के बदले वो सर्विसेज दे रहा है। जैसे कि कोई मैकेनिक शॉप वो टूल्स को ले ले और उससे सर्विसेज दे, कार रिपेयर सर्विसेज फराहम करे कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो फाइनल जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसको जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है। सही है, उनको हाउस होल्ड्स भी कहते हैं, उनको इंडिविजुअल्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर रहते हुए स्पेंडिंग, सेविंग्स एंड बोरोइंग। ठीक है, एक कोई भी हाउस होल्ड है वो उसकी कोई इनकम होती है, उस इनकम में से वो स्पेंड आउट करता है, जितना हिस्सा स्पेंड आउट कर दिया उसके अलावा जो हिस्सा बचा वो क्या करेगा? वो क्या हुआ? सेविंग्स। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कंज्यूमर की जो भी हाउस होल्ड है उसकी इनकम जो है वो $20,000 है एनुअल, किसी की बहुत ही कम कहलाई $20,000। इसमें से अगर वो स्पेंड कर रहा है $21,000 तो सेव कितने कर रहा है? ये तो डेट में जा रहा है। यस, -$1,000 सेव हो पा रहा है, सेव हो ही नहीं पा रहा कुछ, बल्कि माइनस में चला गया ये तो इसका मतलब इसको कैंसिल ऑफ किससे करेगा? बोरोइंग से। या $1,000 कहीं से बोरो करेगा, तब जाके वो जना इस 21,000 को फाइनेंस कर पाएगा ना। तो क्योंकि 20,000 की तो इसकी इनकम थी, 21,000 खर्च कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये थोड़ी पेचीदा मिसाल है, लेकिन अगर कोई सिंपल मिसाल लूँ, अगर उसका एनुअल खर्चा $18,000 होता तो इसका मतलब वो क्या करेगा? $18,000 20,000 में से खर्च हो गया तो बाकी क्या बचा? $2,000 वो सेव हो गया। ठीक है ना। वो $2,000 भी जो बच गया नहीं वो भी नहीं बचा उसके पास, क्योंकि उसने वो भी डोनेट कर दिया। भाई डोनेट कर दिया वो भी तो स्पेंडिंग में काउंट हुआ। टोटल सारी स्पेंडिंग मिला लो तो ये बना, जब सारी स्पेंडिंग साइड में कर दी तो भी जो बचा वो उसके पास जो बचा वो सेविंग्स है। ठीक है, और ये क्या है उसकी? 20,000 क्या है उसकी? इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, कि जिसको खर्च कर सकता है। वो होता है टैक्स वैक्स कटने के बाद वाली इनकम, इसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। उसमें से सेविंग्स अगर 2,000 तो 18,000 क्या है? स्पेंडिंग। ठीक है, डज ही नीड टू बोरो राइट नाउ? नो। इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए आगे बढ़ रहे तो इजीली समझ जाओगे। गुड्स की कंज्यूमर जो है ना ड्यूरेबल गुड्स में स्पेंड करते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में भी स्पेंड कर सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है कि जो चलते हैं लंबा, जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, गाड़ी है, घर है, ये सब क्या है? ये ड्यूरेबल है। ये ऐसा नहीं कि अभी कंज्यूम कर दिया तो खत्म हो गया, वो चलते रहेंगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो जो कि खत्म हो जाते हैं कंज्यूम करने से। स्टेशनरी है, नॉन ड्यूरेबल है, खत्म हो जाएगी। स्टेशनरी की जगह इक्विपमेंट है, स्टेपलर, वो ड्यूरेबल गुड है, वो चलेगा। स्टेपलर की पिने हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड है। ठीक है, प्रिंटर की खुद प्रिंटर या प्रिंटर का टोनर जो है वो दोनों ड्यूरेबल है, लेकिन टोनर के अंदर की जो इंक है वो जो भी उसकी कार्ट्रिज की इंक होती है वो क्या है? वो नॉन ड्यूरेबल है, क्योंकि कंज्यूम हो जाती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वेयर एंड टेयर की वजह से खत्म हो जाए एक अलग बात है। जाहिर है अब नॉन ड्यूरेबल गुड की भी कोई तो ड्यूरेशन होती है ना, हर चीज़ फानी है जब। तो एक डेस्क है वो भी अपनी वेयर एंड टेयर अपनी लाइफ यूज करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है डेस्क एक दफ़ा यूज़ किया और ख़त्म हो गई। खाने पीने के आइटम कहाँ रखोगे? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल? नॉन ड्यूरेबल, जस्ट ईट देम। ओके, अच्छा जी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ रखोगे? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल? इलेक्ट्रिसिटी कह रहा है नॉन ड्यूरेबल में रखेंगे।
सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल? ड्यूरेबल क्यों बेटा? यहाँ जानबूझ के मैंने सवाल किया ताकि तुम अपना जो है ना ज्योग्राफी जो लास्ट क्लास के अंदर था ना, रिन्यूएबल रिसोर्स से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, उससे कंफ्यूज कर दो, उसको साइड पे करो, पिछले कॉन्सेप्ट ये वाले रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल वाले को। सोलर पैनल खुद एक ड्यूरेबल रिसोर्स है, लेकिन उससे जो बिजली जनरेट हो गई वो नॉन ड्यूरेबल है, वो कंज्यूम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सही है? अच्छा जी, या आपके जो है ना यहाँ से दफाम की पैदावार हुई, आप समझ लो, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, एजुकेशन यहाँ पर दे रहा है ये रहा, ठीक है ना, फिर फूड एंड बेवरेजेस, एपरल्स, फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और मेडिकल केयर। सही है? टोबैको और अदर्स के अलावा सभी। तो ये क्या है, ये एक पूरे एक पूरे साल के अंदर या पूरे दिन के अंदर या पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई भी टाइम पीरियड उठा लो, उसमें एक इंसान जो कंज्यूम करता है यूजुअली उसकी कंजम्पशन को एक पाई चार्ट के अंदर डाल दिया कि इंसान की रिहाइश में उसकी इनकम का इतना हिस्सा चला जाता है 42.4%, इंसान की ट्रांसपोर्टेशन में उसकी इसका लगभग 17.4% चला जाता है हिस्सा इनकम का। ठीक है? अब एक ऐसा मुल्क जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है फ्री, तो वहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 17.4% की जगह हो सकता है 5% हो कि कभी बस थोड़ा बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा खुद प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर लिया तो कर लिया, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता है। ठीक है? तो ये परसेंटेजेस चेंज भी हो सकते हैं। आपकी टोटल इनकम का कितना परसेंट हिस्सा कहाँ लगता है, ये ऑन एवरेज किसी एक आध कंट्री का एग्जाम्पल के तौर पे उठा लिया। ठीक है? अगर आप अपना भी सोचे तो पूरे साल के अंदर जो भी आपकी इनकम है, आपकी फैमिली इनकम है जो भी, उसमें से 32.9% हिस्सा जो है ना उसमें चला जाता है, लेट्स सपोज हाउसिंग में। ठीक है? यहाँ पर 42.4 लिखा हुआ, 32.9 लिखा हुआ, वट एवर, इसको आप ना 32.9 कंसिडर कर लो। ठीक है? हिस्सा आपका किस पे चला आता है? हाउसिंग के अंदर। अब आप सोचो कि नहीं घर तो हमारा अपना है, घर हमारा अपना है, तब तो नहीं जा रहा कुछ घर के ऊपर, बेटा तब भी जा रहा है। घर जो आपका अपना हो उसके अंदर आप कल को किराए पे दे सकते हो, किराया नहीं आ रहा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो एक तरह से एक अमाउंट सॉर्ट ऑफ स्पेंड, एक तो होता है ना किराया दे रहा है जो, वो कहेगा मेरा इतना स्पेंड हो रहा है, और एक है कि मैं किराए पे दे सकता था, मेरी इनकम आ सकती थी, वो इनकम कम हो गई। तो जो भी घर में रह रहा है तो घर को कंज्यूम कर रहा है वो। ठीक है? तो पूरे एनुअल बजट, एनुअल उसके इनकम ले ले या वीकली इनकम, उसमें से 32.9% तो उसके जो है ना रिहाइश के खर्चों में जा रहा है। इसके अलावा खाने पीने के ऊपर इतना जा रहा है 13%, एजुकेशन के अंदर 6.7, मेडिकल केयर के ऊपर पूरे साल की जो भी टोटल है उसमें से 5% ऑन एवरेज। ठीक है? इस तरह से करके बनाया पाया चार्ट पूरा। तो इसमें से परसेंटेज हिल सकती है, चेंज हो सकती है। तो इसी को एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, बस उसकी सोर्स यहाँ लिखी हुई है कि कहाँ से उठा है। इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? कंज्यूमर स्पेंडिंग पे बात करें, फिर हम सेविंग्स पे बात करेंगे, फिर बोरिंग पे बात करेंगे। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग का ताल्लुक इनकम से, सेविंग्स का भी इनकम से। जितनी ज़्यादा इनकम होगी आपकी, जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, उतना ज़्यादा आपके पास स्पेंड करने का चांस होगा या सेव करने का चांस होगा। क्लियर? जितनी कम इनकम होगी आपकी, उतना कम आपके पास स्पेंड करने का बजट होगा। और एक पॉइंट ऐसा हो सकता है इतनी कम इनकम हो गई कि उससे ज्यादा आपकी स्पेंडिंग है, कि कम से कम राशन पानी घर चलाने जितने पैसे तो चाहिए, लेकिन इनकम उससे भी कम है। तो फिर वो जो आपके पास जो डेफिसिट है वो कैसे पूरा होगा? बोरिंग के जरिए। सही? तो इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती है चीजें, स्पेंडिंग, सेविंग्स और बोरिंग। सही? डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वो जो टैक्स के बाद वाली इनकम होती है आपकी। और डिस्पोजेबल इनकम अगर आपकी बढ़ती है तो आपके पास स्पेस निकलता है कि आप कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ा सको। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, डिस्पोजेबल इनकम इतनी हो जाती है कि आप कंज्यूमर एक्सपेंडिचर उतने मीट नहीं कर रहे, बस अब जितने हो रहे थे हो गए खर्चे मेरे, अब इतना टाइम भी नहीं होता खर्च करने का जितना पैसा आ रहा है। लेट्स सपोज ऐसे केस के अंदर सेविंग्स बढ़ती चली जाती है फिर आपकी। सही? तो यहां पर लिखा है डिस्पोजेबल इनकम बराबर है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के। ठीक है? आपकी इनकम किसके बराबर है? आपने जो स्पेंड किया एक्सपेंडिचर प्लस जो सेव किया, इन दोनों को ऐड कर लो तो बराबर है डिस्पोजेबल इनकम के। अब अगर आपका एक्सपेंडिचर मिसाल के तौर पे $18,000 है
और आपकी सेविंग्स कितनी $2000 है, तो इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम कितनी $20,000। अगर आपका एक्सपेंडिचर $21,000 है और आपकी सेविंग्स जो है वो -$1,000 है, -$1,000 सेविंग का मतलब ये कि बोरो करना पड़ा है। सेव क्या, सेव की जगह उल्टा, एक होता है ना सेव, मेरे पास सेव्ड है, और बोरोइंग इज इक्वल टू, बोरोइंग जो है वो माइनस सेविंग्स के बराबर है, ठीक है ना, तो -$1,000, तो ये तो कितना $20,000 बना। क्लियर हो रही है, तो ऐसे भी हो सकता है ये। बहरहाल कंज्यूमर की स्पेंडिंग को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके पास वेल्थ, उसकी वेल्थ, ठीक है, उसकी इनकम तो मैंने बता दी। यहां पर इनकम जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्पेंड करेगा कंज्यूमर। उसके अलावा क्या क्या फैक्टर है, उसके अलावा उसकी वेल्थ है। वेल्थ और इनकम में क्या फर्क है, इनकम मतलब जो पैसा आ रहा है, कमाया जा रहा है, और वेल्थ वो जो उसकी जायदाद है, जो सारे उसके एसेट्स है, उसके सारे एसेट्स क्या, उसकी वेल्थ है। और उसकी इनकम इज समथिंग जो रनिंग में आ रही है, रनिंग फ्लो। तो जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा स्पेंड करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इनकम कम हो लेकिन उसके बाद वेल्थ बहुत हो, उसके पास पहले उसने बड़ा कमा के इन्वेस्ट किया हुआ था तो बहुत सारा पैसा था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकम कम आ रही हो तो चीजें अपने जो एसेट्स है वो सेल करके जो है ना वो सेल करके गुजारा कर ले अपना, गुजर बस, सही है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वेल्थ जितनी ज्यादा होगी तो इनकम उस वक्त ना भी आ रही हो तो वेल्थ को बेच के भी वो अपनी स्पेंडिंग कर सकता है। और स्पेंडिंग किस पे डिपेंड करती है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे। ऐसा हो सकता है कि इनकम आ रही है फिर भी स्पेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अभी उसको लग रहा है यार इनकम आ तो रही है लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, टू स्पेंड। ये टाइम ऐसा है कि जिसमें इंटरेस्ट रेट्स हाई है। तो इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई है तो वो सेव करने की तरफ ज्यादा झुका होगा स्पेंड करने की बजाय। क्लियर है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, मार्केट में चीजों के प्राइसेस ऊपर है, तो क्या करेगा, वो सेव करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का लेकिन ताल्लुक फ्यूचर से होता है। अभी इंटरेस्ट रेट हाई है उसकी बात नहीं, वो अलग पॉइंट है, सॉरी, वो भी समझा दिया मैंने बहरहाल। अब यूं कहो कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में मार्केट खराब होने वाली है, आने वाले वक्त में कोई फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक डाउन टर्न में जा रही है, उसको लगता है कि यार मेरी जॉब लॉस हो सकता है अभी कुछ टाइम में, ठीक है ना, क्योंकि मेरी कंपनी बंद होने वाली है। तो अभी वो जो कमा रहा है वो क्या करेगा, वो अब स्पेंड नहीं करेगा, सेव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको फ्यूचर में कॉन्फिडेंस नहीं अपनी इनकम फ्लो इसी तरह से रहे, सही। या उसका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, वो कहीं दूसरी कंट्री में काम कर रहा है, उसका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, अगला वीज़ा मिलने के कोई चांस आसार नज़र नहीं आ रहे, तो वो जो भी कमा रहा है वो शायद सेव अप करे कि यार अब आई हैव टू गो बैक टू माई कंट्री, और जब तक कोई और सेटिंग कमाने की नहीं समझ में आती तब तक मैं ज़ाहिर अपनी जमा पूंजी से ही खर्च करूँगा। तो अभी फिलहाल वो खर्च नहीं करेगा क्योंकि फ्यूचर उसको थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ फ्यूचर उसको ब्राइट नज़र आ रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट है, तो वो अभी भी खर्च करेगा, ठीक है। और फिर फ्यूचर इन्फ्लेशन, अगर उसको लगता है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे इन चीज़ों के, तो अभी से खरीद लेगा, अभी से कंजम्पशन कर लेगा, अभी से स्पेंडिंग कर लेगा। उसको लगता है फ्यूचर में गाड़ियाँ महंगी होने वाली है, घर महंगे होने वाले, तो क्या करेगा, उसके पास अगर पैसा है तो अभी खर्च करके ले लेगा, ठीक है। होता है ना बहुत सारे कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने वाली है, तो अभी क्या है, अगर फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी तब सोलर पैनल्स भी महंगे हो जाएंगे, तो अभी सोलर पैनल्स खरीद ले उसने, ठीक है, ऐसा भी। और इंटरेस्ट रेट्स जब हाई हैं तो वो सेव करेगा, जब इंटरेस्ट रेट्स लो हैं तो वो स्पेंड करने की तरफ जाएगा। तो ये इनकम के अलावा वाले फैक्टर्स जो उसको उसके ऊपर लेके आते हैं स्पेंडिंग पे कंज्यूमर को। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी समझ लो टेंडेंसी या चांस। एक होता ना कि क्या मतलब कि कंज्यूमर की आदत किस तरह की है कंज्यूम करने की, ठीक है, तो उसका लाइकलीहुड, उसका चांस या उसकी टेंडेंसी कंज्यूम करने की जो है ना वो बढ़ जाती है जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक्चुअली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ओवर टाइम गिरती है, नॉट बढ़ती है, मैंने उल्टा बोल दिया, इसको समझना जो मैं दिखा रहा हूं ग्राफ के अंदर, बात को समझाऊंगा। यहां पर इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और यहां पर कंजम्पशन उसकी हो रही है, ठीक है। आप ये चेक करो, एक हद तक इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगी, एक पॉइंट के बाद कंजम्पशन का फ्लो गिरना शुरू हो जाएगा इनकम की बनिस्बत। इनकम वही तेजी से बढ़ी जा रही है लेकिन उसी तेजी से कंज्यूम नहीं कर पा रहा है,
क्योंकि उसके पास वही 24 घंटे कंज्यूम करने के लिए। और इनकम इस तरह बढ़ गई उसकी कि उसने जो एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, अब वो एम्प्लॉयज फर्दर एम्प्लॉयज भी रख रहे हैं, वो उसके सबऑर्डिनेट साइड होते जा रहे हैं और बिजनेस मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और इतने लॉयल उसके एम्प्लॉयज हैं अगर कि जो खुद ही ऑटोमेट बिजनेस का बेस्ट काम कर रहे हैं, बिजनेस के लिए बेस्ट करना, और ऐसी इनकम जनरेट होती चली आ रही है। तो इनकम देख लो आ गई, इनकम बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी स्पीड से स्पेंडिंग नहीं बढ़ रही है। एक पॉइंट पे आके कि भाई ठीक है मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड वो कर दिया, ये कर दिया चीज़ें, बस फिर ये फ्लैटर होती चली जाएंगी, है ना। कि एक इंसान कितना ही खर्च कर सकता है, एक हद के बाद फिर वो खर्च नहीं कर पाएगा इतना जितना वो कमा रहा है। तो कमाने की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है और स्पेंड करने की स्पीड कम होती चली जाती है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम कह रहे हैं वक्त के साथ गिरती है। पॉसिबल लाइक्लीहुड ऑफ कंजम्पशन, इसको मैं टेबल के जरिए दिखाऊं, अगर वही ग्राफ का ये टेबल है कि जब डिस्पोजेबल इनकम 1000 थी, शायद कंजम्पशन 1100 थी। 1000 कमाता था लेकिन 1100 की चीजें खरीदता था, 100 एक बोरो कर लेता होगा, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालनी तो कैसे निकलेगी? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, कंजम्पशन 1100 डिवाइड बाय इनकम, तो एवरेज निकला है 1.1 कि वॉट एवर ही अर्न्स उसका 1.1 स्पेंड कर रहा है, ये एक एवरेज निकल रहा है। जैसे इनकम में इजाफा हुआ तो एवरेज इंप्रूव हो गया, 1000 से इनकम 2000 हो गई अगर, तो अब वो 1100 की जगह 1600 कि भाई इनकम बढ़ गई और स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ी उस रेट से स्पेंडिंग नहीं बढ़ी। इनकम बढ़ी 100%, 1000 थी, 1000 से 2000 पे चली गई, जबकि आपकी कंजम्पशन या स्पेंडिंग बढ़ी 1100 से 500 पर चली गई, ऑलमोस्ट 50% बढ़ी, ठीक है। 50% से भी कम आपकी स्पेंडिंग में इजाफा हुआ। फिर इनकम 2000 से 3000 पे चली गई, तो ये 50% का इंक्रीज है। 2000 से 3000 की तरफ जा रही है, तो मतलब 50% का इंक्रीज। इनकम में 50% का इंक्रीज अगर हो रहा है तो उसकी बनिस्बत स्पेंडिंग के अंदर जो है 1600 से 2000 पे जा रही है, 25% का इंक्रीज। सो देख रहे हो इनकम जो जिस तरह से बढ़ती जा रही है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ना, मतलब उस रेशो, उन दोनों का आपस में रेशो निकाले तो गिरती चली जा रही है। इसी वजह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अगर फॉर्मूले पे रख के निकालें तो वक्त के साथ साथ गिरती हुई अमाउंट्स आ रही है, ठीक है ना। कि टेंडेंसी टू कंज्यूम या चांसेस टू कंज्यूम फॉल, क्यों गिर रहे हैं चांसेस? उसकी वजह यह है कि जिस रेट पे इनकम इंक्रीज हो रही है उस रेट पे स्पेंडिंग नहीं तेज जा रही। एक पॉइंट ऐसा है कि इनकम 5000 पे पहुंच गई लेकिन स्पेंडिंग से 2500 तक पहुंच पाई। 4000 से जब इनकम 5000 पे गई तो $1000 का इजाफा हुआ इनकम के अंदर, लेकिन वो स्पेंडिंग जब $4000 कमाता था $2300 स्पेंड करता था। जब $5000 कमाना शुरू हो गया तो वही सारी चीजें कंज्यूम कर रहा है, बस थोड़ी बेहतर क्वालिटी की वजह से थोड़े थोड़े प्राइसेस बढ़ गए, तो वो भी $200 ही ऊपर गए। तो जब 5000 कमा रहा है तो 2500 कंज्यूम कर पा रहा है उसमें से, बाकी 2500 क्या कर रहा है? सेव कर रहा है, ठीक है ना। और जब ये सेव कर रहा है तो सेव कर रहा होगा कहीं ना कहीं पे, जहां पर भी सेव कर रहा है वहां से कोई और बोरो कर रहा होगा, ठीक है ना। जो भी बोरो कर रहा है तो वो इस तरह वाले लोग होंगे, जैसे ये भी एक दिन था ऐसा कि जब ये इसकी इनकम जो थी उससे ज्यादा स्पेंड कर रहा था, तो वो जो जिनकी इनकम कम है और स्पेंडिंग ज्यादा है, वो जो बोरो करते हैं वो उन्हीं लोगों के अमाउंट में से कहीं ना कहीं बोरो कर रहे हैं कि जिनकी इनकम ज्यादा थी, स्पेंडिंग कम थी। तो जो भी उनका सरप्लस था वो उनके डेफिसिट को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तक बता दिया। मार्जिनल का जो मतलब मार्जिनल की ज्यादा वर्किंग आप जो है ना बेहतर वैसे तो ए लेवल्स के अंदर समझोगे, ठीक है ना। मार्जिनल का मतलब ये होता है कि हर अगले स्टेप के इजाफे की वजह से हर एक इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से कितना चेंज आया, इंक्रीमेंटल चेंज को कहते हैं मार्जिनल, इंक्रीमेंटल चेंज। अब इंक्रीमेंटल चेंज देखो यहां पर अभी फॉर्मूला लगा है 1600 डिवाइड बाय 2000, तो ये तो एवरेज आउट कर रहा है कि टोटल 1600 की कंजम्पशन को डिवाइड कर दो टोटल 2000 की इनकम से। लेकिन अगर मार्जिनल निकालना होता तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 500, उसको डिवाइड करता चेंज इन इनकम से, चेंज इन इनकम कितना है? 1000, ठीक है ना। कि 1000 जब इंसान 1000 कमा रहा था तो 1100 स्पेंड कर रहा था, जब 1000 मजीद कमाए तो उस मजीद 1000 की वजह से मजीद कितने? मजीद 500 स्पेंड किए। जब 1000 मजीद कमाए उसके बाद तो फिर उससे 400 स्पेंड और किए,
जब और मजीद 1000 कमाए तो उससे फिर 300 और स्पेंड किए, जब मजीद और 1000 कमाए तो उससे फिर 200 स्पेंड किए मजीद। समझ रहे हो? तो ये इन दो के जो फर्क निकल रहे हैं ना, ये है मार्जिनल, ठीक है, जो कि यहां पर दिख रही है हमें। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर निकालनी है तो हर अगले स्टेप की होगी कि इंक्रीज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इनकम एवरी टाइम। तो हर इंक्रीमेंटल कंजम्पशन को डिवाइड करो इंक्रीमेंटल इनकम से, तो हमारा मार्जिनल निकलता है। क्लियर? इसको रफली फिर भी बता रहा हूं एक दफा, मार्जिनल की बहुत सूरतें आएंगी आपके पास, बस आपने इतना याद रखना है कि 2 स्टेप्स के अंदर जो फर्क है, जैसे 1000 की इनकम थी 2000 पे चली गई, तो इन दोनों स्टेप्स का जो फर्क है वो कितना है? 1000। ये इनकम है और ये कंजम्पशन है। कंजम्पशन जब 1000 की इनकम थी तो 1100 की कंजम्पशन थी, जब 2000 की इनकम हुई तो 1600 की कंजम्पशन हो गई। ठीक है, तो हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर क्या निकाला था कि जब 1100 की कंजम्पशन को डिवाइड कर दिया 1000 से तो आया 1.1, टोटल 1600 को डिवाइड कर दिया 2000 से तो आया 0.8। ये टोटल्स में वर्किंग कर रहा है एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम। लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ना, वो इंक्रीमेंटल की वर्किंग देख रहा है कि जो फर्क पड़ रहा है ना पिछले 2 स्टेप्स के अंदर, उस फर्क को खाली वो कैटर कर रहा है। मतलब कि कंजम्पशन ऊपर रख रहा है, डिवाइड बाय इनकम कर रहा है, लेकिन कौन सी कंजम्पशन? मार्जिनल कंजम्पशन। 1100 से 1600 पे गई तो उसमें जो मार्जिनल मतलब जो फर्क आया है कंजम्पशन, वो कितना है? मार्जिनल कंजम्पशन रखनी है ना, वो कितना है? 500। और इनकम के अंदर जो मार्जिनल डिफरेंस है 1000 से 2000 पे गए तो कितना फर्क है मार्जिनल इनकम के अंदर? मार्जिनल इनकम कितनी हुई? 1000 से इंक्रीज हुई, तो 500 डिवाइड बाय 1000 कितना हुआ? 0.5। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 आ रही है, जबकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 आ रही है, क्योंकि मार्जिनल बता रहे जब 1100 से 1600 पे गए और जब 1000 से 2000 पे गए, यह है मार्जिनल की वर्किंग। जबकि एवरेज की वर्किंग है टोटल 2000 की इनकम है और टोटल कंजम्पशन 1600 की है। वो ये नहीं देख रहा पीछे हम कहां से चले आ रहे हैं। एक मिनट, अगर इसी की जगह मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जगह वो इसी फॉर्मूले को रखूं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या थी? टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। वो एवरेज आउट कर देता 1600 को डिवाइड करता 2000 से, तो वो 0.8 आ रहा है। ठीक है ना? तो ये आपको मार्जिनल का सिर्फ यहां पर नहीं पता चलेगा, बहुत सारी चीजों में आप जो है ना इकोनॉमिक्स के अंदर आगे मार्जिनल के ऊपर वर्किंग करोगे कि भाई आप कह रहे हो कि 2 बंदे, एक बंदा जो है वो 10 यूनिट्स बना रहे हैं, 2 बंदे 30 यूनिट्स बना रहे हैं, तो एक बंदा अगर 10 यूनिट्स एक बंदा 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, 2 बंदे 30 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो एवरेज की वर्किंग जो बोलेगी ना वो कहेगी एक बंदा कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है? टोटल यूनिट्स डिवाइड बाय टोटल पर्संस, ऑन एवरेज 10। और 2 बंदे कितने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? टोटल यूनिट्स 30 डिवाइड बाय 2, तो कहोगे 15। मार्जिनल की वर्किंग पता है कैसे होती है? मार्जिनल की वर्किंग कहते हैं कि एक बंदा जो हमारा वो 10 मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो दूसरा बंदा ऐड करने से कितने यूनिट्स का इजाफा होगा? एक और बंदा ऐड करने से यूनिट्स कितने इजाफा होगा पता चला 20। मार्जिनल की वर्किंग उसको चेंज को देखती है, सही है। जबकि एवरेज वर्किंग कह रही है कि 2 बंदे ऑन एवरेज 15-15 बना रहे हैं यूनिट्स। मार्जिनल बता रहे नहीं, एक बंदा 10 बना रहा था, जब दूसरा ऐड हुआ तो 20 यूनिट्स और बने, सही। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि सारा क्रेडिट दूसरे को चला गया, देखो एक बंदा है तो देखो तुम अकेले 10 बना देते, अब ये आए तो 20 और बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो दोनों में ही वर्क फ्लो डिवाइड हुआ है, लेकिन वो सिर्फ क्यों 20 और बन पा रहे हैं हम? ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, स्पेशलाइजेशन की वजह से। वरना तो एक 10 बना रहा था, दूसरा आता तो 10 और बनते, 20 ही बनते। सेम बंदे भी ना सेम स्किल लेवल के, तब भी जब 2 कनेक्ट होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि इधर से उधर बार बार नहीं जाना पड़ा, ये अपना काम करके आगे बढ़ा रहा है, वो खड़े खड़े अपना काम कर रहा है, तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, सही। तो मार्जिनल की वर्किंग आपके पास सामने आती रहेगी। फिर दोहरा रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर अब इसका काम नहीं है, मार्जिनल की वर्किंग को भूल जाओ। अब यहाँ पर बनाई हुई है मैंने मार्जिनल की, लेकिन मार्जिनल की वर्किंग को भले तुम भूल जाओ, सिर्फ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तक समझो तुम लोग, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ओवर द टाइम गिर रही है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 1.1 से स्टार्ट हुई थी
और गिरती चली गई। क्यों? क्योंकि जो टोटल स्पेंडिंग है, टोटल इनकम जो है वो जिस रेट से बढ़ रही थी ना, टोटल स्पेंडिंग भी बढ़ रही थी लेकिन उस रेट से नहीं, तो वरना उसी रेट से बढ़ती तो यूं कर्व बनता ना। टोटल स्पेंडिंग भी उसी रेट से बढ़ती, जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ी उसी रेट से अगर कंजम्पशन भी बढ़ती तो हमारा कर्व बीच में यूं स्ट्रेट जाता, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। कंजम्पशन जो है वो इनकम को मीट नहीं कर पा रही और यूं जा रहा है, क्योंकि एक हद तक कंज्यूम कर पा रहे हो, इनकम तो बढ़ती चली आ रही है, इतना कंज्यूम थोड़ी करोगे। एक इंसान की या एक हाउस होल्ड की, एक फैमिली की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। एक पॉइंट आएगा इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि लग्जरीज भी अफोर्ड कर करके कितनी कर लें, सही ना। तो इनकम की स्पीड तेजी होगी, और जब ऐसा होता है तो इसी वजह से कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब स्टार्ट हुआ था ना ये बंदा, तो यहां पर खड़ा था 1.1, तो अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिर गई 0.8 पे चली गई। तो आप ये कहोगे ये कैसे हो सकता है, इंसान जिसकी इनकम बढ़ गई उसकी कंजम्पशन कम तो नहीं हो सकती? ना 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 ना, इनकम के बनिस्बत कंजम्पशन कम हुई है। इनकम जिस स्पीड से बढ़ी है उस स्पीड से कंजम्पशन नहीं बढ़ी, सही। तो इसका मतलब ये कि इनकम अगर बढ़ रही है 2 टाइम्स जबकि कंजम्पशन ओनली 1 टाइम बढ़ रही है, फिर इनकम फिर बढ़ रही है 2 टाइम्स और कंजम्पशन सिर्फ 0.5 टाइम्स बढ़ रही है, तो ये हर स्टेप में इन ओवरऑल टर्म्स देखा जाए तो आपकी जो है ना वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टेंडेंसी टू कंज्यूम गिरती जा रही है इन रिलेशन टू द इंक्रीज इन इनकम। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम देखो कि 1.1 से कंजम्पशन गिर के 0.8 पे आ गई। मतलब क्या कि इंसान अगर पहले $1.1 कंज्यूम करता था अब $0.8 कंज्यूम कर रहा है? नहीं बेटा, ये डॉलर्स नहीं है, दिस इज नॉट डॉलर्स, ये एक रेट है, ये डॉलर नहीं है। डॉलर्स में तो यहां है कि इंसान की जब 1000 इनकम थी तो वो 1100 कंज्यूम कर रहा था, जब 2000 इनकम हुई तो वो 1600 कंज्यूम कर रहा है, तो कंजम्पशन तो बढ़ रही है इन डॉलर्स भी, लेकिन जिस रेट से 1000 से 2000 पे गए वो रेट ज्यादा है बनिस्बत इसके कि जो कंजम्पशन आपकी पहले 1100 से 1600 तक जो गई है। समझ में आ रहे हो? ये रेट डिफरेंस जो समझ पाएगा तो वही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ पाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अगर कोई बंदा जनरली देखे, कहेगा कि इनकम बढ़ रही है तो मेरी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन जो बंदा कर्व को समझ पा रहा है वो कहेगा बढ़ तो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। और इस चीज को अगर आप डिवाइड करके इन दोनों चीजों को आपस में डिवाइड करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ आपका डिमिनिशिंग बनेगा। मतलब 1600 को डिवाइड किया 1000 से, 1100 को डिवाइड किया 1000 से, 1600 को डिवाइड किया 2000 से, ठीक है ना, 2000 को डिवाइड किया 3000 से, 2500 को डिवाइड किया 5000 से। तो इसी वजह से ये आखिरी पॉइंट 2500 को डिवाइड किया जब 5000 से ना, तो 5000 की इनकम के ऊपर आप जो है आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है, सही है। सो ये दो अलग अलग ग्राफ्स हैं एक ही बात को करने के लिए, दो अलग अलग एंगल से। और ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाली बात जो है ना, वो ये वाला ग्राफ, ये वाला दूसरा कर्व जो है उसको भले आप इग्नोर भी कर दो ना। उसकी इंटरप्रिटेशन ये होती कि जब 1000 का इजाफा हुआ इनकम में, जब 1000 का इजाफा हुआ इनकम में तो 0.5 प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी, फिर 1000 और इजाफा हुआ तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.4 पे चली गई, फिर और 1000 का इजाफा हुआ तो उस एक और 1000 के इजाफे के ऊपर जो कंजम्पशन के अंदर इंक्रीज था ना वो इतना ज्यादा नहीं था, इस वजह से 0.3 के ऊपर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गई, फिर 0.2 पे चली गई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये पिछले टेबल के ऊपर, ये मार्जिनल की वर्किंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कभी ए लेवल्स तक चले आते हो और दोबारा देखने का मौका मिलता है इन नोट्स को, तो ये बात आपको समझ में आएगी। ये खाली इसलिए डाल दी गई है कि कभी ए लेवल्स में भी ये नोट्स काम आ रहे हो, तब ये बात समझ जाओगे। कंज्यूमर पैटर्न्स, कंज्यूमर की जो कंजम्पशन की कंज्यूमर्स की जो कंजम्पशन है वो वेरी करती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करती है। क्या मतलब? कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो बहुत अमीर है तो उनकी स्पेंडिंग अलग लेवल की होती है, जो बहुत गरीब है उनकी स्पेंडिंग अलग लेवल की होती है, मेल की स्पेंडिंग अलग तरह की होती है, फीमेल की अलग होती है, उनके परचेसिंग भी अलग होती है। इस तरह यंग पीपल की स्पेंडिंग अलग होती है, यंग पीपल जो है वो सेव नहीं करते इतना, उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होती है, जो भी मिला खर्ची सारी के सारे खर्च कर दी। जबकि जैसे जैसे ओल्डर होते चले जाते हैं तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है, प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ती जाती है, सेविंग्स करते चले जाते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे डिपेंड करता है, जिसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो, ठीक है ना, तो वो सेविंग्स की तरफ जाता है कि बच्चों की फ्यूचर की एजुकेशन भी फाइनेंस करनी है, तो वो बड़ा कैलकुलेटेड चलता है।
ऐसा नहीं कि जो इनकम आई खर्चे पूरे हो गए तो जो सेविंग जितनी अमाउंट बची उसको भी खर्च कर दिया कहीं लग्जरीज में, नहीं, वो फ्यूचर भी देख रहा होता है अपने बच्चों का कि उसके ऊपर डिपेंडेंसीज हैं, वो उसके ऊपर जिम्मेदारियां घर वालों की, तो उसकी प्रोपेंसिटी टू सेव होती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू एक यंग बंदा जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके बनस्बत। फिर कंजम्पशन टाइमली भी होती है, जैसे कोई फेस्टिवल्स हैं, ईद है या किसी और जो है ना मज़ाहिब के, किसी की दिवाली है, किसी के जो है ना क्रिसमस वगैरह, ये सब, तो सब उस टाइम के आसपास अपनी स्पेंडिंग करते हैं, तो तब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा हो जाती है। तो टाइम वाइज सीजन वाइज भी वेरी करती हैं चीज़ें। अच्छा जी, आपके कंज्यूमर्स की अगर इनकम राइज होती है, सही, देखो चेंजेस इन कंज्यूमर ट्रेंड्स कंजम्पशन के हवाले से ये सारी बातें, आपको लगेगा कि इसके 2 अलग पैराग्राफ भी क्यों बने हुए, बस पढ़ते जाओ, ऐड ऑन करते जाओ अपने जहन में, इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मिसाल के तौर पे वक्त के साथ साथ कंजम्पशन पैटर्न हमारे थोड़े चेंज भी हो रहे हैं, कैसे कि लोगों की इनकम्स अगर हमारे आबा अजदाद की बनस्बत देखें तो हमारे यहाँ इनकम बढ़ती चली आ रही है और हमारी कंजम्पशन बढ़ती चली आ रही है। पहले जो है वो चंद जोड़े वही पहने जाते थे, वो चंद बर्तन वही रीयूज हो रहे होते थे, और अब हमारा कितने किस्म के बर्तन हैं, कितने किस्म के कपड़े हैं, कितनी किस्म की अलग अलग यूटिलिटीज़ हैं, उनको तो तसव्वुर भी नहीं था मोबाइल फ़ोन का, यार मोबाइल अलग है, टैबलेट अलग है, पीसी, लैपटॉप, सी, सो ओवर द टाइम कंजम्पशन की ट्रेंड्स बढ़ती जा रही है, क्यों, लोगों की इनकम लेवल्स बढ़ते चले आ रहे हैं ओवरऑल सबके ही, तो नंबर ऑफ थिंग्स ऐड होती चली आ रही है लाइफ में, ठीक है। सो और फिर आज के दौर में एक तो राइजिंग इनकम्स है, तो पहले के लोगों से अगर कंपेयर करें, आज से 100 साल पीछे के लोगों से कंपेयर करें, तो उनके आज से 100 साल पहले जो अमीर होते होंगे ना, उसकी जो कंजम्पशन होती होगी वो आज के गरीब की कंजम्पशन होगी। आज से 400 साल पहले जो बादशाह को अवेलेबल था ना, उससे 10 गुना ज्यादा आज एक एवरेज हाउस होल्ड को अवेलेबल है चीजें, सही ना। उसके बाद झुलसार लगे हो कि कोई हाथ से पंखे झुला रहा हो, यहाँ पर एसी लगे हुए हैं, ठीक है। वो बेस्ट वेराइटी का क्या खा सकता था बादशाह, यहाँ पर इतनी कोई वेराइटी खाने पीने की आज के दौर में, क्लियर है। सो ओवर द टाइम लोगों की इनकम्स बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा वक्त के साथ साथ क्योंकि मैकेनाइजेशन बढ़ी है, मशीनरी बढ़ी है, और टूल्स एंड इक्विपमेंट अब कंप्यूटर बेस्ड होने के साथ साथ एआई बेस्ड भी होते चले आ रहे हैं, तो लोगों को अब फ्यूअर आवर्स ऑफ वर्क करना पड़ता है, बहुत कम टाइम के अंदर ज्यादा कमा पाते हैं, तो उससे उनको लेजर टाइम भी मिलता है कि उसके अंदर वो स्पेंडिंग भी कर सकते हैं किसी किस्म की, ठीक है। फिर सोशल एटीट्यूड्स चेंज हो गए, पहले एक हाउस होल्ड के अंदर एक मर्द है वो कमाने निकलता था, अब मर्द औरत सब किसी न किसी कंबाइंड इनकम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे जराए ऐसे आ गए कि जाके काम करना पड़ा है, या बहुत सारी हाउस वाइफ्स भी घर रहते हुए हाउस के जो भी होम चोर्स हैं वो करते हुए भी घर में रहते हुए कोई रिमोट वर्किंग करके भी कमा पा रही है, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। या आज के दौर में जो है ना और तरह के कमर्शियल तरीके आ गए कि फॉर एग्जांपल बच्चों की परवरिश है, तो उसको लेकर अगर पेरेंट्स बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो बच्चे को कहीं पर किसी स्कूल या चाइल्ड केयर या किसी भी जगह पर जहाँ पर जो है ना उसके मॉर्निंग टू इवनिंग आवर्स कंज्यूम हो जाते हैं, फिर वो काम पे बेबी या किसी बेबी सिटर को रख लेते हैं, तो दुनिया भर में यहाँ माहौल है। तो इस तरह से इनकम फैमिली की बढ़ गई, फैमिली के पास जो है ना कमाने के जराए बढ़ने के साथ साथ वक्त भी शायद इजाफा हो गया, क्योंकि अगर एक घर का फर्द जाता था और उसी को कमाना होता, हो सकता है उसको 12 घंटे काम करना पड़ता हो पहले, लेकिन इवेंचुअली अब क्योंकि कंबाइंड इनकम है तो वो कम काम करना पड़ेगा, मशीनरीज का इस्तेमाल होने की वजह से प्रोडक्टिव भी हो गया तो और कम काम करना पड़ेगा, ठीक है। आज के दौर में ये सवाल पूछे हर कोई पूछता कि मतलब इतना सब कुछ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी तो फिर लोग करेंगे क्या फार टाइम के अंदर, फिर वो कोई क्रिएटिव वर्क्स होंगे, ठीक है ना, वो किसी ना कोई ओरिजिनल वर्क होगा, हर बंदे का एक अपना ओरिजिनल काम होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा डेप्थ में, क्योंकि बेसिक नीड्स सबकी पूरी ही हो रही होंगी, सही। कपल्स आर मैरिंग लेटर इन लाइफ एंड हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन, तो फिर कंज्यूमर पैटर्न इससे भी शिफ्ट हुआ है, पहले बच्चे ज्यादा होते थे, अब बच्चे हर फैमिली के कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले कंज्यूमर पैटर्न ये था कि पूरी फैमिली के अंदर अफराद ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से कंजम्पशन की जो है ना सारी जितनी भी इनकम है वो सारी उसमें चली आती थी बेसिक नीड्स के ऊपर ही, अब वो बेसिक नीड्स के अलावा लेजर टाइप की चीज़ों पे भी, जो लग्जरी टाइप की चीज़ें उस पर भी स्पेंड कर सकते हैं,
सो ये आप जो है ना हेल्थ कॉन्शियस वक्त के साथ लोग होते जा रहे हैं, तो कंज्यूमर पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले जो है इतने हेल्थ कॉन्शियस और कैलोरी कॉन्शियस नहीं होंगे तो खुल के खाते पीते, अब शायद खाना पीना उस चीज़ के हिसाब से होता होगा फिटनेस को देखकर। फिर कपड़ों की सिलेक्शन, फिर रोज़मर्रा की कंज्यूमेबल्स हैं वो ऐसे गैजेट्स कि जो उनको फिटनेस में सपोर्ट करे, इस तरह की चीज़ें। और अपने पहले जो है ना बीमार होने के बाद डायरेक्ट जाते थे, अब बीमार होने से पहले जाते हैं, लैब टेस्ट वगैरह करा लेते हैं हमने, यू नो दीज थिंग्स हैपन। तो कंज्यूमर के पैटर्न्स वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, तो वो सर्कल वो का वही है, सर्कल जो ऊपर बताया ये पाई चार्ट इसी इन्हीं कैटेगरीज में, लेकिन कैटेगरीज में कई परसेंटेज बढ़ रही है, कई कम हो रही है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा और भी एक दो लिखे, कंसर्न्स फॉर द एनवायरनमेंट इज ग्रोइंग। तो अब कंजम्पशन इस चीज़ को देख दाख के कि एनवायरनमेंट जो है ना डैमेज होता जा रहा है अगर वक्त के साथ साथ, तो फिर कंजम्पशन पैटर्न्स जो है ना उन चीज़ों के हो रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। फॉर एग्जांपल ऐसी बिजली, कल तक ऐसी बिजली के को सिर्फ कंज्यूम किया जा रहा था जो फर्नेस ऑयल से बर्न होकर बनती है, वक्त के साथ साथ जो है ना अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐड हुए। आज के दिन जो है ना सोलर एनर्जी जो है वो बहुत बड़ी एक वो बनी हुई है, मतलब समझ लो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया सोलर एनर्जी की बात से, लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा मूव होते जा रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ एनवायरमेंट कंसर्न्स नहीं है, और भी उनकी वजह कि सस्ती भी पड़ेगी वक्त के ओवर टाइम, क्योंकि शुरू के चंद साल जो है ना वो तो चलो क्योंकि एक साथ इतना बड़ा एक्सपेंडिचर है, तो वो एक्सपेंडिचर तकरीबन आपके 5-6 साल की बिजली अफोर्ड कर पाते हो, उसकी जगह आपने सोलर सेटअप लगाया, लेकिन फिर उसके बाद वो 5-6 साल से ज़्यादा बिजली फराहम करेगा ना सोलर का सेटअप, तो सालों साल चलेगा। तो यू नो सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली होना ही बात नहीं है सोलर सेटअप पे जाना, इस वजह से भी जेब के ऊपर भी आसान रहता है, जो यू नो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। बट अगेन हम उसका एनवायरमेंट एस्पेक्ट यहाँ पर नोट करें, क्या ऐसी तमाम चीज़ें जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रही है उनको लोग अवॉइड करके एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहे हैं दुनिया भर में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस सबको है। ठीक है, टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड, वक्त के साथ जब इनोवेशन बढ़ती चली जा रही है तो लोगों की कंजम्पशन, कल तक गैजेट्स मौजूद ही नहीं थे तो लोग खरीदते भी नहीं थे, आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि गैजेट्स जो अब लग्जरी नहीं नीड बन चुके हैं, सबके पास ही होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कंजम्पशन के ऊपर ये चंद पैराग्राफ थे, और उसके बाद आते हैं हम सेविंग्स पे। द पार्ट ऑफ इनकम दैट पीपल डोंट स्पेंड इज, जो स्पेंड इनकम है स्पेंड नहीं की तो सेविंग्स हो गई, सही है, और जितनी इनकम उससे ज़्यादा स्पेंड कर दिया तो वो एक्सेस क्या है, बोरोइंग है। ये बात क्लियर है। सेविंग्स बंदा क्यों करता है, जनरली फ्यूचर में कोई एक्सपेंस है उसके लिए जमा कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाना है उसने आगे तो जमा कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी टारगेटेड है वो खरीदनी, गाड़ी टारगेटेड है वो खरीदनी है, यूँ जमा कर रहा है। या एक्सेस पैसा है कुछ पता नहीं तो सेविंग्स प्लान में डाल दिया कि पैसा मतलब ऐसा ना पड़े पड़े जो है ना अपनी वैल्यू परचेजिंग पावर गिरा दे, क्योंकि इन्फ्लेशन तो होती है ना, हर साल हर दिन प्राइसेस बढ़ ही रहे होते हैं, तो पैसा कम से कम ऐसी जगह रखवा दो कि वो जो है रिटर्न कोई ना कोई उस पर इंटरेस्ट या किसी भी सूरत में जनरेट करना चाह रहा हो अगर, ठीक है ना, तो वो जो है ना जनरेट करके कमा सकता है उसके ऊपर। बहरहाल द पॉइंट इज कि सेविंग्स आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है कॉन्ट्रेक्चुअल और एक होती है नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग्स ऐसी होती है कि जो आप फॉर एग्जांपल आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए कि हर महीने मैं इतने पैसे पे करूंगा, वो कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग है। फॉर एग्जांपल आपने एक हाउसिंग स्कीम में घर ले लिया इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो आप हर महीने उतनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो वो घर आपका स्टैब्लिश होता चला जा रहा है, ठीक है, टुक टुक करके। फॉर एग्जांपल हर महीने आपने मतलब हर महीने 50,000 रुपये जमा करा रहे हो, हर महीने 1 लाख जमा कर, जो भी है, तो आपका इतने महीने में घर की ओनरशिप आपकी हो जाएगी। सेविंग्स ही है ना एक तरह की है। इसी तरीके से कोई जो है ना मिसाल के तौर पे एक्सेस पैसा है वो कहीं पे किसी को दे देता है, इन्वेस्ट कर देता है किसी के बिजनेस में, विच आई कंसिडर बेटर इन्वेस्टमेंट। लाइक इंटरेस्ट इज एक तो आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसी जायज़ नहीं, दूसरी चीज़ ये कि इंटरेस्ट एक वो सीन है, रिस्क फ्री रिटर्न तो है लेकिन वो बहुत लोएस्ट होता है, ठीक है ना। अगर आप थोड़े से हाथ पाँव मारो तो यू कैन गेट अ बेटर डील, आप किसी के प्रॉफिट शेयरिंग में आ सकते हो अगर थोड़ी सी आपके पास टाइम इनफ हो। लेकिन अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है तो फिर आप रिस्क फ्री पे जाते हो, कोई ऐसी चीज़ खरीद लेते हो जिसको किराए पे दे दी तो उसका किराया मिलता रहा, वो चीज़ तो आपकी हो ही गई। बहरहाल तो सेविंग्स कुछ भी हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग में आपको हर महीने या जब तक का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर पे ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपकी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग्स है कि कल को किसी फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस है या तकाफुल है होता है, इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है वो तकाफुल है, लेट्स सपोज, तो हमारे सामने जो नज़र आता है इंश्योरेंस और तकाफुल, तो वो क्या है, वो ये है कि आपके जो है ना एक पॉइंट पे कोई बड़ा खर्चा सर पे आ जाए, ठीक है ना, तो वो कवर हो जाती है आपकी इंश्योरेंस है। हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी हो जाए तो आपके इस तरह से इंश्योरेंस से पेमेंट कवर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह पेंशन स्कीम्स है कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, लाइक
आप जो है ना हर महीने की सैलरी में से एक अमाउंट, एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपका जमा होता रहता है। एम्प्लॉयर के पास खुद जमा होता रहता है, या तो फिर आपने जो है ना किसी रिटायरमेंट प्लान कोई बैंक का उसके अंदर अप्लाई किया हुआ है। जब तक आपकी जॉब है हर महीने की सैलरी से बैंक के अंदर पैसा कट के जा रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो जब आप रिटायर होगे तो आपको उसमें पैसा मिलता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग्स, कोई भी आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई भी शेयर्स खरीद ले कंपनी के, कोई भी वैल्यूएबल चीज़, कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद ली। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दोहरा रहा हूँ एक दफ़ा, गवर्नमेंट जो इशू करती है ना कोई भी ऐसी सर्टिफिकेट्स है, जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू कर दिए, तो लोग परचेज कर रहे हैं वो बॉन्ड्स और गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है उसका। अब गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड छाप के दे दिए, वो बॉन्ड का पैसा जो है गवर्नमेंट के पास आ गया, और उस बॉन्ड के ऊपर अलग अलग किस्म की चीज़ हो सकती है। या तो ये हो सकता है फॉर एग्जांपल जो बॉन्ड होल्डर है उसके पास एक राइट आ जाता है किसी लॉटरी का, उस लॉटरी में से जो निकला प्राइज़ तो वो उस बॉन्ड होल्डर को प्राइज़ मिलेगा। या तो ये हो सकता है कि हर बॉन्ड के ऊपर गवर्नमेंट जो है ना इंटरेस्ट दे रही है कोई, तो वो हर बॉन्ड होल्डर को ही मिलेगा कोई परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर, जो डिवेंचर्स होते हैं जैसे, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ तो अट्रैक्टिव पॉइंट रखना है ना, लोग क्यों अपना पैसा देके बॉन्ड लेंगे कि 4-5 साल बाद गवर्नमेंट वापस से जब बॉन्ड लेके आपको पैसा ही रिटर्न करे, तो इसका फायदा क्या, कुछ तो अट्रैक्टिव पॉइंट हो ना उसका। या तो कोई लॉटरी खुल रही हो, कोई विनिंग प्लान कुछ हो, ठीक है, या कोई लोगों को अगर मतलब इंटरेस्ट बेस्ड की वो है उनकी रिक्वायरमेंट, तो इंटरेस्ट मिल रहा हो उसके ऊपर, समथिंग लाइक दैट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, शेयर्स खरीद ले, सारे मैंने बात कर ली ऑलरेडी। ये नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल है क्योंकि आपके डिसीजन के ऊपर, आप जब चाहो खरीद लो, जब चाहो बेच दो। प्रॉपर्टी खरीद ली, अब ज़रूरत है पैसों की तो प्रॉपर्टी बेच दी, सही। वाई डू पीपल सेव, क्यों सेविंग्स करते हैं? टू मेक बिगर परचेज लेटर, सेव मनी फॉर द पोस्ट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद फाइनेंस कहाँ से आएगा, उसके लिए अभी से सेविंग्स कर रहे हैं, या कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, ठीक है, या इसलिए सेव कर रहे हैं कि भाई रिटर्न अच्छा है सेव करने में, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हुए हैं तो मैं सेव करूँ, स्पेंड करने से बेहतर है सेव करूँगा तो मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा। क्योंकि जो भी बोरो, जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर है, जो भी बोरो कर रहा है उसको एक्सपेंसिव पड़ रहा है बोरोइंग, सही ना। लेकिन जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको सेविंग्स के तौर पे रिटर्न अच्छा मिल रहा है जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर है मार्केट में। अब मिसाल तौर पर इंटरबैंक ऑफर रेट बैंक की तरफ से लेट्स सपोज 20% अगर हो, तो बंदा कहेगा 20% तो बैंक की तरफ से ऑफर रेट है, तो कोई बैंक से लोन लेने जाए क्यों ना मैं उसको दे दूँ लोअर परसेंटेज पे, मुझसे 15% पे ले लोन, ठीक है ना। तो वो अगर मुझसे मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की लोन लेता है, ठीक है ना, तो मैं साल का उससे 15 लाख रुपए 1.5 मिलियन मुझे रिटर्न मिलेगा। 5 साल की लोन देता हूँ और 5 साल बाद से 1 करोड़ वापस भी ले लूँगा, तो ये इसके लिए अच्छा रिटर्न है बैठे बैठे कि बैठे बैठे आ रहे हैं और बाकी मैं अपने काम में मशगूल हूँ। इजाफी 1 करोड़ रुपया रखा था उसका मैं क्या करता, और भी तरीके कार थे। अगर वो सोचता कि 1 करोड़ जो मेरे पास है उसकी मैं कोई और प्रॉपर्टी ले लूँ, उसकी प्रॉपर्टी लेके उस पर रेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी ले ली, अब वो गाड़ी लेके रेंटल्स के किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दी, वो रेंटल्स वाला कह रहा है कि तकरीबन महीने में 10 दिन आपकी गाड़ी रेंट आउट हो जाएगी, 10 दिन तो निकल जाते हैं, लाइक 4 दफ़ा तो हफ्ता इतवार लेट आउट हो जाती है, और इसके अलावा भी 1-2 दिन और भी हो जाती है, 10 दफ़ा कम अज़ कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं लेट आउट। तो जितनी दफ़ा लेट आउट होगी आपका उसमें 50% में रखूँगा, 50 में रखूँगा, 50% आपका। तो पता चलता है एक दफ़ा कितने में लेट आउट होती है, पता चलता है एक दफ़ा हो जाए ना 8,000 में लेट आउट हो रही है, मतलब रेंट पे जा रही है। तो अब 10 मिलियन की गाड़ी या 1 करोड़ की गाड़ी, एक दफ़ा एक दिन का रेंट 8,000 है, ठीक है ना, और 10 दफ़ा रेंट आउट हो रही है, महीने में 80,000, तो 12 महीने में ये हो गया 9,60,000, ठीक है ना। मोर और लेस 1 मिलियन के करीब ही रिटर्न दे रही है, 1 मिलियन के करीब ही रिटर्न दे रही है। 10 मिलियन की चीज़ सालाना 1 मिलियन का रिटर्न दे रही है। तो आप कहोगे यार 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन, तो ये तो 10% रिटर्न है। मार्केट से मैं इंटरेस्ट बेस्ड तो इससे 15% निकाल सकता हूँ। लेकिन अब आपके सामने एक और कैलकुलेशन की आती है कि नहीं यार, हमारी जो इकॉनमी है राइट नाउ, मैं पाकिस्तान से स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, हमारी इकॉनमी ऐसी चल रही है कि इसमें गाड़ियों के या इंपोर्टेड आइटम्स के प्राइसेस इन्फ्लेट कर रहे हैं क्योंकि करेंसी वीकन हो रही है, करेंसी कमज़ोर होती जा रही है, तो इंपोर्ट्स महंगी होती जा रही है। जैसे जैसे इंपोर्ट्स महंगे होती जा रही है, गाड़ियों की अपनी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो गाड़ी से तुम्हारा एक रेंट वाला गेन है, ऑपरेशनल गेन, और एक कैपिटल गेन भी है कि 1 करोड़ की गाड़ी आपकी अभी है ना, ये इवेंचुअली आप देख लेना ये 2.25 करोड़ तक चली जाएगी इसकी वैल्यू, सही जो कि हुआ है, हमने देखा है बहुत सारी गाड़ियों की वैल्यूज डबल हुई है। तो उस बेसिस के ऊपर, या हो सकता है उसको कहा जाए कि 1 करोड़ की गाड़ी मत लो, 1 करोड़ के अंदर जो है ना आप 5 गाड़ियां ले लो 20-20 लाख वाली, 20-20 लाख वाली 5 गाड़ियां ले लो। अच्छा, वो एक गाड़ी एक दिन का रेंट क्या होगा, वो 3,000 रेंट देगी, लेकिन 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 15,000 का रेंट आया एक दिन का, ठीक है ना। और ये भी अगर 10 दिन लेट आउट होती हैं तो ये आपका हो गया 1.5 लाख और 18 लाख। 18 लाख क्या हुआ, 18 लाख 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 18 लाख
18% रिटर्न। और फिर अगर कैपिटल गेन कर रही है गाड़ी वो एक अलग। कैपिटल गेन मतलब चीज की अपनी एसेट की अपनी वैल्यू बढ़ जाए, मार्केट वैल्यू। और ऑपरेशनल गेन मतलब उसको यूज करके जो आप कमाते हो, सही। तो इसके ऐसे डिसीजन मेकिंग करेगा वो कि 15% से बेहतर या 18% का रिटर्न और कैपिटल गेन आ रहा है तो ये इवन बेटर है। तो अब ये एक गाड़ी नहीं लेगा 1 करोड़ वाली, बल्कि क्या करेगा 5 गाड़ियां ले लेगा 20-20 लाख वाली, सही है। बहरहाल तो इस तरह से करके जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं। अच्छा एक चीज, एक तो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि यार अभी सेविंग्स में अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो अभी मैं कंज्यूम क्यों करूं, मैं इसको सेव कर लेता हूं कुछ टाइम, पैसा सेव करके अच्छा कमा लेता हूं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है अभी स्पेंड करने की, ठीक है। और बोल दिया फैमिली को कि यार ये इस साल हम टूर पे नहीं जा रहे, टूर जो है ना हम 2 साल बाद करेंगे, अभी मेरा नहीं है, अभी मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो स्पेंडिंग रुक गई, सेविंग्स हो गई क्योंकि सेविंग्स में रिटर्न अच्छा। इफ रिटर्न्स आर लेस देन इन्फ्लेशन, बंदा स्पेंडिंग पता है कब करता है, ये बात है किसकी, सेविंग्स की। अगर सेविंग्स के वक्त मतलब लोग क्यों सेव करते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट्स लो हैं तो लोग क्या करेंगे, कंज्यूम ज्यादा करेंगे। यार सेविंग्स की हेडिंग के अंदर ना यहाँ पर जुमला ये नहीं लिखा होना चाहिए था, बल्कि लिखा होना चाहिए था इफ इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, जो कि ये लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है। अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं तो लोग क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स लो हैं तो लोग कंज्यूम करेंगे। अच्छा अब सेविंग्स को लेकर एक बात ध्यान में रखना, अगर आप सेविंग कर रहे हो और सेविंग से जो रिटर्न आ रहा है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा, तो आपकी सेविंग का फायदा ही नहीं है। मतलब आपकी सेविंग से सालाना आपको रिटर्न आ रहा है 8% और सालाना इन्फ्लेशन ही 12% हो जाती है, तो ये तो आपका मतलब इन रियल टर्म्स आपके पास पैसा कम हो गया, ठीक है ना। मतलब ये है कि अगर आपने 10 मिलियन इन्वेस्ट किया, साल का 8% आपको रिटर्न आता है, तो ये आपको 8 लाख रिटर्न आएगा 10 मिलियन पे एक साल में। मार्केट प्राइसेस चीजों की जनरली अगर 12% से बढ़ गई, ठीक है, अगर मार्केट प्राइसेस चीजों की जनरली 12% से बढ़ जाती हैं, तो उस केस में जिसने आपकी तरह 10 मिलियन इन्वेस्ट किया था किसी गाड़ी के ऊपर या किसी घर के ऊपर, जो भी है, किसी दुकान के ऊपर, तो वो उसकी, क्योंकि मार्केट प्राइसेस 12% से बढ़ गए तो उसकी चीज की वैल्यू 12% से बढ़ गई, ठीक है ना। तो उसकी चीज की वैल्यू कितनी हो गई, 10,120,000, जबकि आपके 10 करोड़ की चीज, तो क्या 10 करोड़ तो आपके पास हैं जो कि इन्वेस्ट किए थे आपने, प्लस 8 लाख और आपको मिले इन्वेस्टेड अमाउंट पे, तो आपके पास एक्चुअली बना टोटल अमाउंट इन दोनों को मिला के 108,000 क्यों आ रहा है, 1% कितना है, नहीं ये सॉरी 10 मिलियन था ना, ठीक है। तो इस सूरत में गए तो आपका 1 करोड़ का 1 करोड़ तो रह गया, प्लस 8 लाख और आया रिटर्न के तौर पे, सही ना। कहीं इन्वेस्ट किया था आपने, आपको 8% का रिटर्न मिला उस पे साल का। दूसरा बंदा है, उसको जो है ना रिटर्न मिला 10 मिलियन पे टोटल 10.12, तो इसका रिटर्न आपसे ज्यादा हुआ, सही है। उसकी वजह यह है कि ये मैंने गलत लिखा है, उसका रिटर्न आपसे ज्यादा होगा क्योंकि ये यूं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। हुआ क्या, हुआ ये कि पहला रिटर्न जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड था, 8% साल का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो आपने कहा साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, बैठे बैठे मसला ही कोई नहीं। साल पे अगर मैं 10 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 8 लाख, मतलब 1 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा तो 8 लाख का तो मुझे रिटर्न मिल ही जाएगा पूरे साल का, इंटरेस्ट बेस्ड। दूसरा कह रहा है कि यार मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 12% रिटर्न मिलेगा। इन दो में फ़र्क क्या है, इन दो में फ़र्क यह है कि इस वाले ने पैसा कहीं रखवा दिया और इस वाले ने क्या किया, कार खरीद ली। क्योंकि मार्केट प्राइसेस चीजों के 12% से बढ़ गए तो इसकी कार भी 12% से बढ़ गई बाय वैल्यू, ठीक है। डेप्रिशिएट वगैरह होने के बाद भी इसको इतना रिटर्न मिल गया, तुम ये समझो 12% से बाय वैल्यू बढ़ गई। तो एक इंसान जिसके 1 करोड़ की रकम 1 करोड़ 12 लाख तक पहुंच जाए एक साल बाद, और दूसरा इंसान जिसकी 1 करोड़ की रकम 1 करोड़ 8 लाख तक पहुंचे, तो ज्यादा बेहतर वो है जो 1 करोड़ 12 लाख तक पहुंचा। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे थे वो लेस रिटर्न दे रहे थे एज कंपेयर टू मार्केट में जो इन्फ्लेशन चल रहा है। जब मार्केट मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा हो और इंटरेस्ट रेट्स कम हो
तो ऐसी मार्केट में लोग कंज्यूम की तरफ जाएंगे, सेविंग्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसी मार्केट जहां पर अभी चीजों के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे, साल बाद और बढ़ जाएंगे, तो लोग कहेंगे भाई गाड़ी अभी खरीद लो, क्योंकि एक साल बाद अगर बेच भी देंगे ना गाड़ी तो ज्यादा में ही बिकेगी। सही है। उसके बाद दूसरा बंदा है कि उसने बैंक में रखवा लिए पैसे, तो बैंक से जो उसको रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट के तौर पे उसे 8% मिल रहा है, जबकि ये पहला बंदा है इसने गाड़ी खरीद ली क्योंकि इसने इकोनॉमी को रीड कर लिया कि इकोनॉमी करंटली हमारी ऐसी चल रही है कि इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को बीट कर रही है, तो इंटरेस्ट पे जो रिटर्न मिलेगा इससे ज्यादा बेहतर है कि मैं कोई चीज खरीद लूं, क्योंकि चीजों के प्राइसेस सोना खरीद लूं, सोने के प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ जाएंगे कि फिर जब मैं सोना बेचूंगा तो जो टोटल मेरे पास अमाउंट बनेगा वो उससे ज्यादा ही होगा कि आज मैं इंटरेस्ट के अंदर बेस्ड जो है ना इन्वेस्टमेंट्स करता हूं। क्लियर हो गई ना ये बात अब? तो ये पैराग्राफ भी क्लियर हो जाएगा। इफ रिटर्न्स, कौन से इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट बेस्ड, अगर इंटरेस्ट के रिटर्न्स इन्फ्लेशन से कम है तो लोग क्या करेंगे? लोग कहेंगे नहीं यार, अगर इंटरेस्ट में रिटर्न्स कम मिल रहे हैं और इन्फ्लेशन ज्यादा है तो फिर लोग कहेंगे नहीं भाई, जो खर्चे करने वाले कर लो, अगर घर बनाना था तो बना दो, क्योंकि प्राइसेस बहुत आगे निकल जाएंगे। घर का एक फर्द कह रहा है भाई अभी नहीं घर बनाओ, एक काम करो पहले रखवा देते, एक साल वो पैसा बन जाए ज्यादा फिर घर बनाएंगे। ओ मेरे भाई, इन्फ्लेशन ऐसा चल रहा है, एक साल वो जितना पैसा बनेगा ना 8% ऊपर जाएगा, और मार्केट में जो प्रॉपर्टी बनाते हो मटेरियल जो लगता है ना, आज जितने का मिल रहा है ना उससे हो सकता है हमें 40% ऊपर प्राइस पे मिले, तो जिसको तुम 8% गेन कह रहे हो एक्चुअली 32% का लॉस हो जाएगा हमारा। क्लियर हुई? आज 1 करोड़ में हम शायद पूरे 2 फ्लोर बना सके, तुम 1 साल बाद 1 करोड़ 8 लाख जो बोल रहे हो उसमें एक भी ना बने, फिर तो ऐसे बेसिस के ऊपर बात क्लियर हो गई होगी ना। पीपल विल रिड्यूस कंजम्पशन एंड इंक्रीज सेविंग्स इफ फ्यूचर इज अनसर्टेन। अच्छा, अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो लोग जो है वो सेविंग्स करते हैं कि यार अभी पता नहीं मेरी जॉब जा सकती है, कोविड का टाइम चल रहा है, हमारी कंपनी से ले ऑफ कर रहे हैं सबको, एम्प्लॉयज़ को निकाले, मेरी भी चली जाएगी, तो मैं अभी कुछ पता नहीं यार अभी से खैर, तो क्या कर रहा है, सेविंग्स तो करना शुरू कर दी है मैंने, मेरे महीने की सैलरीज अब मैं बिल्कुल खींच के चल रहा हूँ, बजट मेरा जो है ना मैंने बना के रखा हुआ है, तो उसी हिसाब से स्पेंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं अगर जॉब छूटती है तो पता नहीं कितने महीने बाद कोई दूसरी जॉब मिले। अब समझ रहे हो ये क्या कर रहा है? सेविंग्स कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। द मोर सेविंग्स स्कीम अवेलेबल द मोर पीपल सेव। मार्केट में अलग अलग करके सेविंग्स स्कीम आना शुरू हो जाए तो लोग फिर सेव भी करते हैं। जैसे अचानक से गुज़िश्ता 3-1 साल के अंदर हमने देखा बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स जो है ना, गुज़िश्ता बल्कि 3 से 5 साल के अंदर बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च हुई जो इंस्टॉलमेंट्स पे आपको जगह दे रही है कि फ्लैट ले लो, पर महीना 8,000 इंस्टॉलमेंट, पर महीना 15,000 रुपये इंस्टॉलमेंट, इस तरह से। तो इतनी सारी स्कीम्स आ गई ना, तो एक तरफ ध्यान नहीं जाता तो दूसरी पे, तीसरी पे, किसी ना किसी पे तो चला ही जाएगा ना ध्यान। इस तरह जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे तो लोग उतने ज्यादा इन्वेस्ट के तरफ आते चले जाएंगे, सेविंग्स करना शुरू हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग। ठीक है ना, वो सेविंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे जितनी सेविंग स्कीम आ गई। क्लियर है? मैं बार बार इन्वेस्ट बोलना, एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं, सेविंग्स। सेविंग्स इज अ बिट डिफरेंट देन इन्वेस्टिंग, क्योंकि सेविंग्स वो है जहां आपको रिटर्न मिलना है, वहां रखवा रहे हो पैसा। इन्वेस्टमेंट इज रिस्की थिंग कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, पता नहीं क्या हो ना हो, वो बिजनेस है। बिजनेसमैन क्या करता है, किसी और की सेविंग्स हुए हुए अमाउंट को लेके बिजनेस खोलता है, और सेविंग्स वाले ने क्या किया कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं अमाउंट सेव कर रहा हूं। तो सेविंग्स वाला बंदा को रेगुलर रिटर्न्स चाह रहा होता है, सेविंग्स वाला माइंडसेट। और एक बात याद रखना, जो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना अच्छा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब अपना बूस्ट कर पा रहे, बहुत अमीर हो गए, बहुत रिच हो गए, जो भी, वो सेविंग्स से नहीं होते। ठीक है ना, वो इन्वेस्टमेंट से होते हैं, वो करेक्ट स्पेंडिंग से होते हैं। कभी कभी उनको भी सेविंग्स करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि अब आया उड़ाया नहीं, मतलब एसेट्स खरीदते हैं। वो एसेट्स क्या करते हैं, इनकम जनरेट करने में मदद करते हैं। तो वो लोग ज्यादा जो है ना सक्सेसफुल हो पाते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एज कम्पेयर टू दोस्त जो कि है ना किसी जगह ढूंढते हैं, यार मैं रखवा रहा हूँ मुझे पर महीना इतना रिटर्न मिल जाए। तो उससे बेहतर वो होते हैं जो उससे ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट्स, वो मतलब अमीर वो हो जाते हैं इन ड्यू टाइम के जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं प्रॉपर। लेकिन अगेन उनकी कैलकुलेशन और उनका रिस्क भी होता है, जरूरी नहीं हर स्टोरी सक्सेसफुल हो, फेलियर्स भी तो होते हैं ना, फिर वो पूरी अमाउंट डूब भी सकती है। वो तो फिर जितनी अच्छी रीडिंग की उसने मार्केटिंग की उतना अच्छा रहेगा उसका। सेविंग्स के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं? इनकम। सेविंग्स कैसे असरअंदाज होते हैं? इनकम। इंसान की डिस्पोजेबल इनकम जितनी ज्यादा होगी वो इवेंचुअली उतना ही सेव करेगा, क्योंकि एक हद तक ही वो कंज्यूम करेगा ना, क्योंकि वक्त के साथ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिरती है, और वक्त के साथ कह रहा हूं इनकम लेवल के साथ साथ जितना इनकम लेवल बढ़ता है, तो इनकम लेवल बढ़ते बढ़ते कंजम्पशन आप एक हद तक ही अपनी बढ़ा सकते हो, फिर वो कंजम्पशन का रेट ऑफ कंजम्पशन आपका फॉल होता रहता है।
आपकी इंक्रीज इन कंजम्पशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं होती जितनी ज़्यादा अगर आपकी इनकम बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। और जब कंजम्पशन थोड़ी स्लो डाउन हो रही है तो उसका मतलब सेविंग्स बढ़ रही है फिर, क्योंकि जो पैसा आ रहा है कमाते जा रहे हो वक्त के साथ साथ ज़्यादा, वो क्या हो रहा है, अगर कंज्यूम नहीं कर रहे तो सेव ही हो रहा होगा। तो जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ सेविंग्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस है इसका सेविंग्स के ऊपर। जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा लोग उतना सेव करना चाहेंगे, जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा लोग कहेंगे यार रिटर्न नहीं मिल रहा, अच्छा इससे तो मैं कहीं स्पेंड ही कर लूँ, अपने जो खर्चे करवाने थे करवा लूँ। टैक्स ऑन द इनकम फ्रॉम सेविंग, अगर जो आप सेविंग्स कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स अगर कम है तो आप सेविंग्स करना चाहोगे। क्या टैक्स रेट कम है अभी तो सेविंग्स के ऊपर मुझे इनकम जो मिलेगी उस पर टैक्स भी नहीं देना इतना। लेकिन अगर टैक्स बहुत हाई है सेविंग्स के ऊपर तो भाई बहुत अच्छी आपको सेविंग प्लान मिल गया, देखो आप इतना परसेंट जो है ना सेव करके इतना परसेंट पर ईयर आपको जो है ना तकरीबन हम 20% रिटर्न देंगे। अच्छा जी कैसे, आप 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करोगे, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो 20% रिटर्न, तो जो कि तकरीबन बन जाएगा 2 मिलियन। ओके, तो आप 1 साल बाद 12 मिलियन 10 मिलियन को 12 मिलियन में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये मेरी 2 मिलियन क्या है, ये 2 मिलियन इनकम है। मुझे डिस्पोजेबल इनकम भी बता दो ज़रा, टैक्स काटने के बाद तो पता चले इसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा है, 30% टैक्स है। तो 30% अगर टैक्स हो गया तो 6 लाख टैक्स काटो, 6 लाख टैक्स काटोगे तो बनी 1.4 मिलियन। और जो 1.4 मिलियन आप मुझे 1 करोड़ के बदले ऑफर कर रहे हो तो ये तो 14% बना रिटर्न। इससे अच्छा रिटर्न तो मैं अभी कमा रहा हूँ, 16% मेरा कहीं और जो है ना लगा हुआ है पैसा, तो उससे 16% मैं एनुअल बना सकता हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये देखें कि वहाँ से रिटर्न क्या मिल रहा है, रिटर्न नहीं, रिटर्न में से टैक्स माइनस करने के बाद डिस्पोजेबल इनकम क्या बच रही है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो डिस्पोजेबल इनकम अगर ज़्यादा बच रही है मतलब टैक्स रेट्स कम है, टैक्स रेट्स कम हो रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बच रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लोग सेव करेंगे। लेकिन अगर टैक्स रेट ज़्यादा है, सेविंग्स की जो भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स रेट ज़्यादा है, तो लोग कहेंगे सेव करने का क्या फ़ायदा है, टैक्स में ही कट जाएगा इतना सारा। ये इन्फ्लुएंसेस बहरहाल पढ़ लेना, बहुत ऊपर ऊपर से अब कोई फायदा नहीं है। अब मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है ना ये देख लो, जैसे जैसे आपके इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, 1000 से 2000 हुए, 3000 हुए, 4000 हुए, 5000 हुए, तो ये तो पिछली मिसाल को ही कंटिन्यू किया है कि कंजम्पशन आपकी 1000 की इनकम पे 1100 की कंजम्पशन, 1100 की कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, सेविंग्स माइनस में। तो शुरू में सबसे पहले सेविंग्स तो माइनस में, जब 2000 की इनकम थी डिस्पोजेबल इनकम और 1600 आप स्पेंड कर रहे, कंज्यूम कर रहे थे, स्पेंड कर रहे थे, तो 400 बचे रहे थे। 3000 की इनकम हुई तो 2000 स्पेंड कर रहे हो, 1000 बचे रहे, 4000 की, तो देख रहे हो सेविंग्स बढ़ती जा रही है। सिर्फ सेविंग्स यहाँ नहीं बढ़ी, रेट ऑफ सेविंग भी बढ़ रहा है। पहले रेट ऑफ सेविंग माइनस 0.1 से स्टार्ट हुआ, फिर 0.2 पे चला गया। किसको किससे डिवाइड किया, सेविंग्स को डिवाइड किया मैंने डिस्पोजेबल इनकम से। तो एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, प्रॉस्पेरिटी नहीं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपकी जो है वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ी है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिरती जाती है। ठीक है, सो स्टार्ट हुए -0.1 से और वक्त के साथ साथ आपकी सेविंग्स बढ़ती जा रही है। क्लियर है, वक्त के साथ साथ नहीं, मतलब इनकम के साथ साथ जैसे इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं आपकी सेविंग्स बढ़ती जा रही है। थर्ड आ जाता है बोरिंग। बोरिंग का मतलब बोरिंग का मतलब है आपका, देखो एक तरफ बंदा है जिसके पास इनकम एक्सीड कर रही है उसकी स्पेंडिंग से तो वो सेव करेगा, दूसरी तरफ बंदा है जिसके खर्चे एक्सीड कर रहे हैं इनकम से तो बोरो करेगा। क्लियर है बात, जब इतनी क्लियर है तो नीचे क्लियर ही हो जाएगा सब। एक एग्जांपल ले लो बस छोटी सी, कंसिडर अ फैमिली फेसिंग मेडिकल बिल्स बियॉन्ड देयर मीन्स। अब मोमेंटरीली क्या उनके सर पे मेडिकल बिल्स ऐसे आ गए, कोई भी खुदा न खास्ता आसानियाँ हो सकता है किसी का भी, कोई घर के अंदर कोई केस हो गया, कोई भी कोई इंजरी हो गई या कोई बड़ा डिजीज़ जो है ना किसी का खुदा न खास्ता सामने आता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बड़े पैसे जो आपकी रेगुलर इनकम से कवर अप नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करोगे उसको, यू टेक लोन, आप कहीं ना कहीं से कोई उधार वो करोगे, तो वो हेल्थ केयर कॉस्ट आप उससे पे ऑफ करोगे। वरना अगर लोन नहीं ली तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर गिर सकता है, मतलब घर बेचना पड़ सकता है, गाड़ी बेचनी पड़ सकती है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, पहली बात तो अगर घर और गाड़ी हो, तो अगर घर और गाड़ी है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहते हुए आप खर्चे भी निकालना चाह रहे हो तो फिर आपको लोन लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ली तो आपने कोई आपके कोई वेल्थ में से कोई चीज़ बिकेगी, कोई एसेट्स वगैरह बिकेंगे आपके। ठीक है, बहरहाल तो एसेट्स वगैरह नहीं बेचने पड़े, लोन ले ली कि भाई हम चंद महीनों में उतार देंगे, सही है, बिकॉज अभी आपके सर पे खर्चे क्या आ गए, आपकी डिस्पोजेबल इनकम से ज्यादा खर्चे सर पे, तो आप कवर अप करोगे। However, borrowing isn't usually free.
बोरो करना फ्री नहीं होता, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जिसको हम बोरोइंग कॉस्ट भी कहते हैं। बोरोइंग कॉस्ट क्या है हमारी, सबसे बेसिक बोरोइंग कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट। अगर आप बोरो कर रहे हो तो इंटरेस्ट के ऊपर सारी, क्योंकि इकोनॉमी की सारी कैलकुलेशन ही इंटरेस्ट बेस्ड हो रही होती है, तो इसलिए so there is a cost of borrowing typically in the form of interest payments. The borrowed loans or overdrafts have to be repaid. जो आपने बोरो किया वो रीपे भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और लोन जो रीपे कर रहे हो फिर इंटरेस्ट भी साथ देना पड़ा है, तो वो भी बड़ी अमाउंट्स होंगी। तो इट्स नॉट सो इजी। आपने बोरो आज तो कर लिया, खर्चे निकाल लिया, अब आने वाले महीनों में आपको थोड़ा बजट जो है ना टाइट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको रीपे भी करना है। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग इन दोनों पैराग्राफ्स में। पहले पैराग्राफ में ये कह रहा है, दूसरे पैराग्राफ में कह रहा है फिर ये इतना आसान भी नहीं होता लोन लेना। उमूमन ज्यादा बड़ा लोन किसको मिलता है, जिसके पास ज्यादा एबिलिटी टू पे बैक भी हो। मतलब एक बहुत वेल्दी बंदा है, उसको लोन मिल जाएगा कि उसके पास गाड़ी भी है, घर भी है, वो बेचना नहीं चाह रहा इसलिए लोन ले रहा, तो दे देगा कोई भी उसको लोन। क्या यार इसके पास पीछे एसेट्स हैं। बैंक क्या करेगा, बैंक गिरवी रख लेगा कुछ ज्यादा, कुछ कोई किसी गाड़ी के कागजात गिरवी रख लिए लोन देने के लिए, ठीक है ना। कुछ दिन पहले ही मैंने वो बहुत पहले एक स्टोरी देखी थी, फिर कुछ दिन पहले भी देखी तो रिवाइज हो गई वो, कि एक इंसान को जो है ना अब कंट्री से जा रहा होता है तो उसको लोन चाहिए होता है, ठीक है ना। वो लोन अप्लाई करता है $5,000 का, तो बैंक कहता है कोलेटरल के तौर पे क्या रखवाता है वो, बहुत महंगी गाड़ी, सही ना, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी रखवाते। तो बैंक वाले भी हंसते हैं कि यार इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी रखवा के सिर्फ इतना सा लोन लेके जा रहे, चला जाता है। खैर उसके बाद आता है विजिट वगैरह करके, इंटरेस्ट वो लोन पे बैक करता है, इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट कुछ बनता है कोई $15-20। तो वो कहते हैं कि यार आप एक बात होता है, इतनी महंगी गाड़ी क्यों रिस्क किया आपने। कह रहे भाई $20 में मुझे इतनी महंगी गाड़ी के लिए पार्किंग 2 हफ्ते के लिए और कहाँ मिलती, बैंक से सिक्योर, बैंक जितनी सिक्योर पार्किंग। तो यू नो दैट स्टोरी वॉज जस्ट फॉर फन, बट पॉइंट इज कि आपके पास कुछ है अगर, तो ही आप क्रेडिबल हो। कोई एसेट्स हैं या आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी आ रही है, कि इस बंदे की इनकम रोलिंग अच्छी है, या इस बंदे की बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि पीछे इसकी क्या रोलिंग आ रही है, हर महीने इसके पास कितनी इनकम्स आती हैं। तो अगर एक इंसान जिसके पास हर महीने मिसाल के तौर पे 4 लाख रुपए अगर आते हो बैंक अकाउंट में, किसी ना किसी तौर पे वो कहीं जॉब करता होगा, वहाँ से सैलरी वगैरह मिलती होगी, और उसका पर मंथ का खर्चा मिसाल के तौर पर वो तकरीबन 3-1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए उसका हर मंथ बचता है। अब वो लोन लेने जा रहा है तकरीबन फॉर एग्जांपल 50 लाख की लोन लेने जा रहा है, तो बैंक कैलकुलेशन कर लेगा कि यार ये हर महीने इसके पास 1 लाख तो बचता ही है, और ये 50 लाख की जो लोन ले रहा है वो भी इसके मकासद अच्छे बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस चल गया तो वहीं से पे कर देगा। और वो नहीं भी चल पड़ा, ठीक है ना, साइड बिजनेस करने के लिए, जॉब तो करेगा ही, कह रहे जॉब तो करूंगा और साइड बिजनेस, तो वो चल पड़ा तो लोन पे बैक वैसे ही कर रहा है। नहीं भी चल पड़ा तो इसकी अपनी सैलरीज तो अच्छी है ही ना, या हो सकता है गाड़ी के लिए लोन ले ले, तो पता है बिजनेस बैंक को कि 50 महीने में इसके 50 लाख तो पे बैक कर ही सकता है अगर हर महीने 1 लाख पे करे, ठीक है। एनीवेज, तो क्रेडिबिलिटी इसे कहते हैं कि एक इंसान क्रेडिबल है, पे कर सकता है, जिसके ऊपर यकीन किया जा सकता है। वो कौन होगा, जिसकी वेल्थ ज्यादा हो, जिसका इनकम फ्लो अच्छा हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बोरो करना एक तो फ्री नहीं होता, फिर इतना आसान भी नहीं होता। हर एक इंसान को उसके मुंह के हिसाब से लोन दी जाती है, इन शॉर्ट, ठीक है। और फाइनली कि आप अगर इन केस आप अगर लोन ले रहे हो तो आपको ये कंसीडर करना होता है, जैसा मैंने बताया, कि आप ओवर द टाइम पे करने लायक हो भी कि नहीं, वरना आपकी एक तो आप डिफॉल्टर कहलाओगे, रिकवरी वाले आके कोशिश करेंगे, आपके एसेट्स भी बिकवा सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप पे बैक नहीं कर पा रहे, और फिर आगे कभी लोन की ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो जाती है, सही है। अच्छा, द इन्फ्लुएंसेस अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ मनी पीपल बोरो इंक्लूड, कि लोग कितना अमाउंट बोरो करेंगे वो डिपेंड किस पे करता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि जितना एक्सपेंसिव होगा बोरो करना उतना ही कम बोरो करेंगे लोग, ठीक है। फिर वो इस पे डिपेंड करता है कि लोन्स अवेलेबल कितने की हैं, तो उतना ही बोरो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो और बैंक कहता है कि जो भी गाड़ी खरीदने जाओगे 30% आपको अपनी जेब से देना है। अब बंदे के पास बाय हिमसेल्फ अगर 9 लाख ही रुपए हैं, तो जो भी लोन लेने जाएगा उसका 30% उसमें कवर हो रहा है कि नहीं, तो 1 करोड़ की गाड़ी नहीं ले सकता, क्योंकि 1 करोड़ की गाड़ी लोन लेने के लिए 30% बंदे ने खुद डालना है, जिसके लिए 30 लाख चाहिए, तो वो नहीं, क्योंकि उसके पास है ही 9 लाख,
सही है ना। 30 लाख की लोन के लिए अप्लाई करता है, 30 लाख की लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसके पास जो है ना 30 लाख का 70% होता है 21 लाख बैंक से लोन ले लेगा और 9 लाख उसके पास अपने लगाने के, तो अब ये कर सकता है 30 लाख की लोन। फिर आपको अपनी फ्यूचर अर्निंग्स के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है उस हिसाब से बोरोइंग करोगे। तो चला फ्यूचर अर्निंग आपकी यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो आप फिर जाहिर है ना तो आप करोगे और शायद ना ही बैंक दे आपको, क्योंकि बैंक का भी तो क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट होता है जो देखता है कि यार ये किस तरह के हम लोन दे रहे हैं, इसमें रिस्क कितना एसोसिएटेड है, ठीक है ना। क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट से थ्रू होके फिर फाइनल होता है कि इसके बंदे को लोन डिस्पर्स करते हैं। तो बैंक में काम इस तरह से होता है कि जो मार्केटर्स है ना बैंक को जो बिजनेस ला के देते हैं वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा लोन ले, क्योंकि जब बैंक अपनी लोन सेल करेगा तभी तो बैंक कमाएगा, क्योंकि बैंक जब किसी को लोन देगा तो लोग उस पर इंटरेस्ट देंगे तो बैंक कमाएगा। तो मार्केटर्स कमाने में मदद देते हैं, लेकिन मार्केटर जब कोई केस लेके आते हैं उसकी स्क्रीनिंग कौन करता है, पहले मार्केटर कर लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जो ज़्यादा क्रिटिकली इसको एनालाइज करते हैं वो होता है क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स, जो कि देखते हैं कि क्या इनके जो है ना सारी स्टेटमेंट्स इस तरह की हैं, बैंक स्टेटमेंट के अंदर उस तरह के फाइनेंसेस इनके मौजूद हैं, इनकी वेल्थ स्टेटमेंट देखते हैं, FBR में टैक्स कितना जमा कराया था इन्होंने, पाकिस्तान का फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्चुअली, यस FBR, तो वहाँ पर टैक्स कितना जमा कराया तो वो जस्टिफाई करता है इसकी अर्निंग्स कितनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बाद फिर वो जो है ना अप्रूव करते हैं कि ठीक है लोन दे, डिसबर्स कर दो। डिसबर्स करना मतलब लोन देना। अच्छा, सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स डेट, ठीक है। डेट्स को लेकर सोशल एटीट्यूड भी डिपेंड करता है, मतलब किस डेट्स को किस तरह से देखा जाता है, लोन्स को किस तरह से देखा जाता है सोसाइटी में, डेट ऑल्सो मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी मिसाल दें, पाकिस्तान के अंदर जो है इस्लामिक बैंकिंग काफ़ी सक्सेसफुली इसलिए भी जारी क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग का थोड़े से जो लोन्स देने के अंदाजे वो डिफरेंट होते हैं, वो जो है ना पार्टनरशिप करते हैं सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, वो थोड़े मुख्तलिफ अंदाज की, या फिर अगर वो जिस चीज़ के लिए लोन ली जा रही है वो चीज़ एक्चुअली आपको सेल ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो इन टर्म्स के ऊपर सेल ऑफ करते हैं कि वो जब तक आप यूज़ कर रहे हो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो एज ए किराए पे दी हुई आपको, उसके बदले वो रेंट्स ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एक उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन की तरह कन्वर्ट करते हैं उसको। तो एक सोशल एटीट्यूड या कल्चरल एटीट्यूड ऐसा है जहाँ पर के लोन्स को अच्छा नहीं समझाता, नहीं लेंगे। इस तरह बंदा अगर किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा है कि कंट्री ओवरऑल स्टेट ऑफ डेट के अंदर है और वक्त के साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोन तब भी नहीं लोगे, ठीक है ना, स्पेकुलेशन के बेस पे कि यार मैं देख रहा हूँ कि लोन अभी ले लूंगा मैं नुकसान में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोन जब मैं लेने जा रहा हूँ तो मुझे ये बोला गया है आपको कितने की लोन मिल रही है, 8% की, सिंपल है ले लो। भाई मुझे 8% क्यों नहीं बोला, मुझे कहा है काइबोर +2। अब काइबोर 6% है और ये अभी मोमेंटरीली 6% है, ये हुकूमत चेंज हुई या हमें कोई है ना फंड आने वाला था नहीं आया, तो ये काइबोर 6% से तजावुज करके 10% पे जाने के चांसेस हैं, तब मेरी लोन मुझे 12% की पड़ेगी और मैं 6 साल की लोन ले रहा हूं, 1 साल बाद ही कह रहे हैं 6 से 8% पे चला 10% चला जाएगा, और उसके बावजूद भी अगर इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई तो फिर दोबारा बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ये करते करते 15 या 20% पे चला गया, जैसे पाकिस्तान का अभी 20% है काइबोर, तो 20% पे चला गया तो कहने को उनका तो 2 ही पर बैंक का, कमर्शियल बैंक का तो 2% प्रॉफिट है इसमें, लेकिन पीछे जो इंटर बैंक ऑफर रेट है 20% + 2%, ये तो मिला के जो है ना 22% कर देगा ना। तो अब जो मुझे 8% ऊपर जो सालाना देने पड़े थे 22% ऊपर देने पड़े, तो करोड़ के ऊपर पूरे साल, अगर करोड़ की लोन पे मुझे पूरे साल में 8 लाख देने पड़े थे, अब करोड़ की लोन पे 22 लाख देने पड़ेंगे मुझे, जो कि तकरीबन 4 साल में जो है ना 88 लाख के बराबर हो जाएंगे 4 साल बाद ही। मैंने 5 साल की लोन लिया, तो एक तरह से 5 साल बाद मैं करोड़ के ऊपर 1 करोड़ 10 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, सही। सो दिस इज लाइक गोना बी अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, दैट्स व्हाई यू नो कि हमारी इकोनॉमी इस स्टेट में नहीं है, और फिर तो डिपेंड करता है आपकी फ्यूचर स्पेकुलेशन क्या उसके ऊपर भी कि आप कितना लोन लेते हो नहीं लेते बाहर, ठीक है। तो यह आपका जो है ना एक और हेड कंप्लीट हुआ यूनिट 2 का।